मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे आज 1 अक्टूबर के प्रातःकालीन जब 371वें बतवते के क्रम में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा आज कई दिन बाद बात हो रही है। घर के क्षेत्र में नेट बंद कर दिया था प्रशासन ने, आप जान रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए। और यह कानून व्यवस्था की स्थिति किस प्रकार समय समय पर विभिन्न सरकारों के समय कुछ चेहरे, खासतौर से बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर चुनौती खड़ी करते रहे बाबा साहब के कानून के समक्ष, और उन चुनौतियों से विभिन्न सरकारें किस प्रकार निपटती रही हैं और वर्तमान सरकार ने भी किस प्रकार इन चुनौतियों से निपटा है। मैं दद्दा मेरे आप सबके जोरे आज जहे बतवतू कहना हूँ। और जब बतवते को कहने से पहले मैं लगातार कई बेरा आपके जोरे पूज्य बाबा साहब की वो चेतावनी समय समय पर दोहराता रहूँ, चाहे संभल प्रकरण हो, चाहे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हों जो बाबा साहब के संविधान के तहत उसके कानून की चक्की में धीरे धीरे किस प्रकार अपने कानून विरोधी कार्यों के कारण फंसते जा रहे हैं। पहली बार यह सब देखकर हम सबको निश्चित ही हर्ष का अनुभव होता है और बाबा साहब की वो चेतावनी याद आती है। बाबा साहब ने दद्दा मेरे कही, मैं वो चेतावनी फिर आप सबके जोरे दोहरा रहा हूँ कि जऊ कहू कानून पर प्रश्न खड़ा हो, कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब कानून सही नहीं, कानून व्यवस्था में कमी है, तो बाबा साहब ने कहा कि यह कानून व्यवस्था की कमी नहीं, ये उस कानून को लागू करने वाले सिस्टम व उन हाथों की कमी होगी जिन हाथों में हमारी जनता ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत अपने कीमती मत का प्रयोग करते हुए चुनाव में ऐसे राजनीतिक दलन को, ऐसे नेतन को जो हक सौंपो कि वो बाबा साहब को कानून नियमानुसार लागू करें, लेकिन वे ना कर पाते हैं। और बामें दोष कानून को आते हैं, तो कानून को दोष ना है, वो दोष कहीं ना कहीं हमारा है कि हम जाने अनजाने में अपने निजी हितों को, अपने जातिगत आग्रह पर, अपने राजनीतिक दलों के आग्रह पर, अपने अन्य किन्हीं निर्णयों के कारण किसी बहकावे में आकर ऐसे धूर्त किस्म के कुछ राजनेताओं का जो संविधान और कानून की बात करते हुए वह अधिकार अपने कीमती मत से जो हम देते हैं वह हमसे ले लेते हैं धोखे से, और उसका उपयोग वह अपने भ्रष्टाचारवादी राजनीति, वंशवादी राजनीति, जातिवादी राजनीति और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले, कानून व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले ऐसे तत्वों का जो उनके वोट बैंक की राजनीति के लिए सही बैठते हैं, किस प्रकार बाबा साहब के कानून को उनके जौहरी गिरमी रखते हैं, किस प्रकार उसके अपमान करने की खुली छूट देते हैं। आज मैं चच्चा आप सबके जौहरे जय करना हूँ। दो घटना के माध्यम से दद्दा मेरे में जो चर्चा करूँगा, एक 2010 की घटना आपको मैं बताना चाहूँगा और वो एक घटना जो वर्तमान में 2025 में घट रही है। दोनों घटनाओं में घटनाक्रम एक ही जगह हो रहा है, लेकिन इसके परिणाम पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश पर महसूस किए जा रहे हैं। और अपराधी वर्ग भी, अपराधी चेहरे भी वही हैं और उनके खिलाफ किस प्रकार की एक सरकार थी 2010 में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जिसकी नेता बहन मायावती हुआ करती थी, जो अपने सख्त तेवरों के कारण उन्होंने एक ऐसी छवि बनाई थी कि हम बाबा साहब के कानून का बड़ा सम्मान करते हैं और हमारे लिए बाबा साहब का कानून सर्वोपरि है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष। लेकिन जब दद्दा मेरे समय आओ 2010 को, 2 मार्च 2010 को जब दंगा भये, और वह दंगा किस प्रकार हुए मैं उसमें नहीं जाता। एक दलितों की बस्ती पर अल्पसंख्यकों के एक समूह द्वारा वह दंगा किया शुरुआत हुई, और उस दंगे के कारण किस प्रकार कानून व्यवस्था के सामने एक चुनौती खड़ी हुई थी, और शुरू में उस चुनौती को लेकर स्थानीय प्रशासन ने मजबूती से कदम उठाए थे, और उस कदम के आधार पर जो उस समय ये इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल IMC एक राजनीतिक दल बना के इसके प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, जो एक धार्मिक खानदान से संबंध रखते हैं,
और वह अपना रसूख और अपना जलवा किस प्रकार समाजवादी पार्टी सरकार, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में बढ़ाते जा रहे थे। अपना आर्थिक साम्राज्य वैध अवैध सरकारी वक्फी ज़मीन पर किस प्रकार अपने मिलने वाले अपने चेले चांटों के साथ खड़ा करते जा रहे थे, वह हम सब ने देखा। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो उनको लाल बत्ती भी प्रदान की गई थी। वह केवल अल्पसंख्यक वोटों के एक ठेकेदार बनकर खड़े हो रहे थे और 2010 में इन दंगों के आरोपी होने के कारण उनको जेल भेजा गया। लेकिन जिस प्रकार जेल भेजने के बाद जो अल्पसंख्यक वोट बैंक का जो एक दबाव सरकार बहुजन समाज पार्टी मायावती सरकार पर नजर आया, उस दबाव के कारण किस प्रकार स्थानीय प्रशासन व तत्कालीन सरकार ने अपना रुख बदला और बाबा साहब के संविधान को एक तरफ रखते हुए किस प्रकार उस मौलाना तौकीर रजा पर जो आईजी सिक्योरिटी आरपी सिंह की रिपोर्ट के आधार पर मौलाना को गिरफ्तार किया गया, तो उस रिपोर्ट को दरकिरार कर किस प्रकार 2 दिन के अंदर उन्हें जमानत की अर्जी दी गई। जमानत की अर्जी जब अदालत ने खारिज की तो बरेली के अंदर एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थलों से किस प्रकार इसके खिलाफ लाउड स्पीकरों पर ऐलान कर जनता को सड़कों पर आने का आह्वान किया गया। किस प्रकार जगह जगह झगड़े फसाद दंगे हुए, वह हम सब ने देखा। और जिन हाथों पर जिस सरकार और जिसकी नेता बहुत बड़ी कानून व्यवस्था की पैरोकार समझती, किस प्रकार घुटनों पर आ गई थी और उन्होंने लगाए निर्णय धारा 169 के तहत वापस लिए थे। उनके इस कदम को इसको कहते हैं कि एक कदम आगे बढ़कर 3 कदम पीछे हटना। और उनके इस लगाए निर्णयों को मौलाना तौकीर रजा से वापस लेने का जो परिणाम हुआ था, उससे स्थानीय प्रशासन पूरे उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों का जो मनोबल था वो धरती में समा गया, पाताल में पहुंच गया था। जनता हतप्रभ थी और जेल से निकलने के बाद किस तरह कर्फ्यू होने के बाद भी 2 दिन के अंदर किस तरह सारी प्रक्रियाएं की गई। इन प्रक्रियाओं के खिलाफ तत्कालीन बार एसोसिएशन ने भी विरोध व्यक्त किया था और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किस प्रकार रात्रि में जेल के ताले खोलकर मौलाना को बाहर निकाला गया था। बाहर निकल के जिस प्रकार के उन्होंने बयान दिए थे, उन बयानों के कारण और दंगों की श्रृंखला भड़की और उन दंगों के कारण बरेली और पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जिस प्रकार पंग स्थिति में पहुंच गई थी, वह बरेली जिले और आसपास के लोग भूले नहीं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, वह भूल जाते हैं बहुत जल्दी या जानबूझकर कुछ ऐसा प्रयास किया जाता है कि लोगों को याद ना आवे। मित्रों, हम सबको याद करना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा अमर उजाला समाचार पत्र को कि उसने इन प्रश्नों को 2010 के पूरी तरह से उठाया है, जो उस समय उसने उठाए थे। किस प्रकार उस समय मीडिया रिपोर्टों में दर्ज था कि पुलिस ने जो रिपोर्ट वापस ली है उसका इशारा लखनऊ से मिला था। इसके बड़े गंभीर परिणाम थे। मित्रों, इसके बाद वह सीन आपको याद होगा कि किस प्रकार एक बहुत बड़ी भीड़ बाबा साहब के कानून को बिल्कुल धूल धूसरित करने के लिए एक शरियावादी कानून लागू करने वाले मंसूबे पालने वाले लोगों की भीड़ शामतगंज के पुलिस चौकी को फूंकने के लिए आगे बढ़ रही थी। इधर डीएम और एसएसपी खड़े थे अपना प्रशासनिक अमला लिए। लेकिन मित्रों, ये उस समय आपको ध्यान होगा कि बाबा साहब के कानून को सर्वोपरि रखकर उसका सम्मान करने वाली जनता, हजारों की जनता प्रशासन के साथ मजबूती से खड़ी थी कि बरेली के अंदर हम बाबा साहब के कानून के संविधान के लिए, ये कोई संविधान को तोड़ने आएगा और किसी भी पुलिस चौकी फूंकने आएगा तो हम सामने खड़े हैं आपके साथ, आपके कंधे से कंधा बिठाकर। वह दृश्य आप सबको जरूर याद रखना चाहिए। मित्रों, वही घटनाक्रम है। उसी प्रकार कुछ लोगों ने पुनः 2025 में उसी बरेली के अंदर वही पात्र हैं, धर्म के आधार पर कुछ लोगों को भड़काकर कैसे नबीबों को और बच्चों को आगे कर कानून व्यवस्था के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और एक बहुत बड़ी योजना उनके उत्तर प्रदेश
बरेली नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर इन दंगों को भड़काना था, अपना रसूख बढ़ाना था, चुनाव से पहले अपना जलवा स्थापित करना था। लेकिन मित्रों, यह सरकार जो है वो पूरी तरह कानून व्यवस्था के लिए समर्पित है। कानून के सामने कोई कितना ही बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, कहीं हो, जो कानून के विरोध में चलेगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम ये सरकार लगातार करती है। 2025 के निर्णयों के जो इस समय वर्तमान घटनाक्रम चल रहा है, आप देखेंगे किस प्रकार ऐसे तत्वों के खिलाफ और ऐसे जो तत्व हैं जिन्होंने अपने बड़े रसूख और प्रशासन को दबाव में लेने के लंबे समय की, जो 4-4 बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके शासन में अपना रसूख बढ़ाया था। किस प्रकार अरबों की संपत्ति बरेली के अंदर खड़ी की है, उस संपत्ति पर जिस प्रकार वर्तमान सरकार बाबा साहब के कानून पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वालों के खिलाफ खड़ी होकर एक एक संपत्ति को नेस्त नाबूद करने का काम कर रही है, वह भी हम सबको समझ में आना चाहिए। आज उनके जो अवैध आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया था वह तो ध्वस्त होगा ही। आज उनका जो रसूख उन्होंने बड़े लंबे समय से पैदा किया था वह सब मिट्टी में मिला। किस प्रकार उन ऐसे तत्वों को तोड़कर, उन तत्वों के आर्थिक साम्राज्य को पूरी तरह तोड़कर सरकार विगत लंबे समय से कानून को सामने चुनौती खड़ी करने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कोने कोने में खड़ी है। उत्तर प्रदेश नहीं, बरेली जिले की इस घटना के माध्यम से हम सबको समझ में आना चाहिए कि पूज्य बाबा साहब की चेतावनी कितनी सटीक थी। वो मैं लगातार आपके समक्ष दोहराता रहता हूँ। आगे भी ऐसे कोई घटनाक्रम होंगे मैं आपके ध्यान में लाऊंगा। और हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के सम्मान यदि हम चाहते हैं तो हम अपना कीमती मत, कीमती वोट कभी भी ऐसे लोगों के हाथ में ना दें। ये घटनाएं हम सबको दिखा रही हैं कौन से हाथ थे 2010 में, कौन से हाथ थे 2010 से पहले की सरकारों में, जिन्होंने ऐसे तत्वों को ऐसा बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने गरीबों मजलूमों की सरकारी संपत्तियों पर, वक्फ की संपत्तियों पर अपना आर्थिक साम्राज्य 60-60, 70-70 दुकानें, नालों पर ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर खड़े करने का दुस्साहस, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का संपत्ति खड़ी करने का किया था। वह कौन लोग थे, कौन सी सरकारें थीं, कौन से ऐसे हाथ थे जो संविधान और बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान का सम्मान घटाने का काम कर रहे थे। आखिर कैसे हिम्मत पड़ गई किसी व्यक्ति की कि वह शामतगंज पुलिस चौकी 2010 में ऐसे समूह खड़े हो गए फूंकने को, और वहाँ प्रशासन कितनी दबाव की स्थिति में था। आखिर क्या कारण थे? ये बाबा साहब की जब चेतावनी हम याद रखेंगे तो हमको समझ में आएगा। 2017 में ऐसी जनता को हमें धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने अपने निजी आग्रहों, जातिगत आग्रहों, पार्टी से ऊपर उठकर केवल और केवल बाबा साहब के संविधान को सम्मान से आगे रखकर और गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान और सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के उनका आर्थिक उत्थान करने का जो काम करने का निर्णय बाबा साहब के अंत्योदय का लक्ष्य करने का लिया था, ऐसे लोगों को लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव में विजयी बनाने का जो काम किया था, और उन सरकारों ने किस प्रकार बाबा साहब के संविधान को सर्वोपरि रखने का काम किया है, ये उस चेतावनी से हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, हमको ध्यान रखना चाहिए किसी भी कीमत पर हमें बंटना नहीं है, कटना नहीं है। बाबा साहब के संविधान को सर्वोपरि रखकर ऐसे हाथों में सरकार को लगातार देना है, मजबूती प्रदान करना है, जो बाबा साहब के कानून को मजबूती प्रदान करें। मित्रों, यदि मेरे जो बतवते के क्रम में आपको जो अंक पसंद आओ तो मेरे दद्दा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन भैया ने भी चैनल सब्सक्राइब ना करो, बाबा साहब को नाम लेकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।